17th बीपीएससी यानी 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर ये एग्जाम का ओवरव्यू क्या है, एग्जाम कितने चरणों में संपन्न होता है, एग्जाम की स्टेजेस कितनी है, साथ के साथ एग्जाम का सिलेबस क्या है, वो चाहे प्री एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से प्रश्न पत्र, कौन कौन से विषय इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ के साथ हम बात करेंगे कि इस बीपीएससी की पोस्ट क्या होती हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती है, उनकी रैंक्स क्या होती हैं। इन सारी चीजों के बारे में जानने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कोचिंग का कितना महत्व होता है किसी भी परीक्षा की तैयारी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला, स्वागत करता हूं चहल एकेडमी स्टेट पीएससी के इस सीरीज, इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्टेट पीएससी में बीपीएससी की बात करते हैं। अगर हम बीपीएससी का एक एग्जाम पैटर्न देखें, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखें, तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हुआ था 28 सितंबर को और इसकी जो लास्ट डेट है या थी कह सकते हैं आप 18 अक्टूबर को थी। आपको पता है टोटल पोस्ट जो आई है इस बार एक तरीके से जिसे हम कहते हैं बम्पर भर्ती, यानी कि एक प्रकार से ये बम्पर भर्ती है जिसमें आप अपना एक अहम योगदान दे सकते हैं। आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा अवसर शायद ही दोबारा कभी आ पाए। तो 17वीं बीपीएससी इस बार आपके लिए एक अवसर लेकर के आई है, एक बेहतरीन योजना के साथ। लगभग आपको 2000 से भी ज्यादा पोस्ट इस बार देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी स्टेट पीएससी एग्जाम होते हैं उन सभी स्टेट पीएससी एग्जाम में बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे कोई और स्टेट पीएससी हो, सबका अपना एक अलग महत्व होता है, सबका अपना एक अलग सिलेबस होता है। साथ के साथ सबके अपने अपने अलग अलग एग्जाम पैटर्न होते हैं। आज इन्हीं सारी चीजों को हम समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो परीक्षा होती है बीपीएससी परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होती है, यानी 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराई जाती है। सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्रीलिम्स, जिसे हम पीटी भी बोलते हैं खास करके बिहार वाले, और दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा होता है इंटरव्यू। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ऑफलाइन परीक्षा होती है, 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के होते हैं। यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो 150 मार्क्स है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150 और टोटल मैक्सिमम मार्क है 150, यानी कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी में इसके पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। आई मीन 68 बीपीएससी से शायद ये लागू हुआ था, उसके पहले जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। उसके बाद से नेगेटिव मार्किंग बढ़ाई गई तो नेगेटिव मार्किंग तकरीबन 2.75 की गई, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.33 है, यानी कि ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अन्य परीक्षाओं में ली जाती है। तो ये नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपके एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.33 नंबर आपके कट जाएंगे। तो इस प्रकार से ध्यान से एग्जाम आपको करने की जरूरत है, ध्यान से सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ करके उन्हें हल करने की जरूरत है। अगर हम मेंस की बात करें तो ये भी सब्जेक्टिव टाइप का होता है, ऑफलाइन होता है। टोटल इसमें जो है 5 पेपर होते हैं। 5 पेपर में से अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। 5 पेपर में से 3 पेपर जो होते हैं उनके मार्क्स जुड़ते हैं 300 300 300, यानी टोटल 900 के, और 2 पेपर जिसे हम कहते हैं हिंदी और ऑप्शनल आपका क्वालिफाइंग पेपर माना जाता है, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। यहां पर हम बात करें मेंस एग्जाम में, तो मेंस एग्जाम में एक पेपर 3 घंटे का होता है, जबकि प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है एक पेपर कंडक्ट कराता है, ये 2 घंटे का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू स्टेज की बात करते हैं। इंटरव्यू स्टेज आपको पता है एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। इंटरव्यू कहने की बजाय अगर हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या होती है? एक व्यक्ति की योग्यता, एक व्यक्ति की क्षमता, एक व्यक्ति का सामर्थ्य ही उसकी पर्सनालिटी को दिखाता है। एक व्यक्ति का कौशल उसकी पर्सनालिटी को दिखाता है। तो यहां पर आपके सामर्थ्य, आपकी क्षमता, आपकी जो कुछ आपके अंदर शक्ति है, वो सारा सामर्थ्य आपका इंटरव्यू में, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, अकॉर्डिंग टू द कंफर्टेबिलिटी ये कंडक्ट कराया जाता है। तो टोटल ये 120 नंबर का 120 मार्क्स का ये आपका इंटरव्यू स्टेज का एग्जाम होता है, जिसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि बीपीएससी की परीक्षा जो है 3 चरणों में संपन्न होती है। सर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं,
अब इन तीनों चरणों को अगर हम एक एक करके बारी बारी से अगर समराइज करेंगे तो हमारे लिए समझना ज्यादा आसान होगा। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं इसके प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में कि इसके प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या है और प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके प्रीलिम्स एग्जाम में आप देख सकते हैं यहां पर कि जैसा मैंने बताया आपको कि परीक्षा को कंडक्ट कराता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसमें एक पेपर होता है केवल और केवल जनरल स्टडीज का यानी सामान्य अध्ययन का। 150 क्वेश्चन होते हैं 150 नंबर के, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे। सर इसके सिलेबस की बात करते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि इसमें जो है जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक जनरल साइंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूटन के गति का नियम क्या है, केपलर के ग्रहों का सिद्धांत क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, या फिर कोई अन्य चीजें जो कि किसी प्रैक्टिकल या प्रयोगात्मक भौतिकी पर आधारित हो। लेकिन आजकल की बात करें परीक्षा के वेटेज की, तो वेटेज सबसे ज्यादा मिल रहा है आजकल बायोलॉजी को। बायोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और बीपीएससी जैसे एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, पूछ लिया जाता है यहां पर आनुवांशिकी के जनक कौन है, या पूछ लिया जाता है यहां पर कि सबसे पहले किस चीज में जो है जीन को यानी कि क्रोमोसोम या कोशिका को देखा गया था। ऐसे क्वेश्चन, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, कब की थी। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के ये ज्यादातर आजकल पूछे जा रहे हैं। तो वैसे तीनों का वेटेज रहता है, बट यहां पर आजकल जो बात करें सबसे अधिक महत्व किसको मिल रहा है, तो बायोलॉजी को मिल रहा है। उसके बाद होता है इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वही सेम चीज करंट अफेयर्स कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। मोदी जी गए, उनकी यात्रा सफल हुई, किस देश के साथ कैसा समझौता किया, किस कंट्री के साथ कौन सा एग्रीमेंट किया। तो ये सारी चीजें, सारी जानकारियां आपको करंट अफेयर्स के तौर पर इसमें पूछी जाती हैं, जो कि आपको बतानी पड़ेंगी। अगर तीसरी बात करें तो हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो आप पढ़ते हो हिस्ट्री में आपको पता है 3 पार्ट बेसिकली है, ठीक है। वो तीनों पार्ट कौन कौन से हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। आपको ये तो पढ़ना ही है, साथ के साथ आपको बिहार का भी इतिहास पढ़ना है। बिहार का इतिहास वैसे भी काफी स्वर्णात्मक रहा है, काफी गोल्डन रहा है, काफी बेहतरीन रहा है। चाहे आप मगध से लेकर के, आप पाटलिपुत्र से लेकर के, आप मॉडर्न एज तक का आप अगर देखोगे उदाहरण, तो आपको ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे शूरवीर, ऐसे ऐसे देशभक्त आपको मिलेंगे जो वाकई में देश को ऊंचा उठाने के लिए, देश का सर ऊंचा उठाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। वो चाहे फिर कोई भी हो। आप देख सकते हैं बिहार में ऐसे ऐसे योद्धा, अशोक काल से लेकर के आप देख सकते हैं जो एक मूवमेंट चली थी जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट, तब तक देख सकते हैं कि बिहार में कैसे कैसे देशभक्त, और बिहार की मिट्टी कुछ बात ही कुछ ऐसी है बिहार की मिट्टी में कि इसने हमेशा योद्धाओं को जन्म दिया है, ठीक है। दूसरा हम बात करें ज्योग्राफी की, तो एक तो ज्योग्राफी आप पढ़ते ही हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। ये तो आपको सिलेबस के तौर पर सारी परीक्षाओं के लिए पढ़ना आवश्यक है। इसके साथ साथ बिहार का भूगोल क्या है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जितना सुंदर बिहार का इतिहास है ना, उससे कहीं ज्यादा सुंदर बिहार का भूगोल है। अगर आप देखोगे तो बिहार बहुत सारी नदियों का संगम है सर। आप देख लीजिए, आप ध्यान से समझिएगा। गंडक, कोसी, घाघरा, जितनी भी नदियां, गंडक, कोसी, घाघरा, ये जितनी भी नदियां आती हैं, सारी की सारी नदियां, इसके अलावा सोन नदी, सारी की सारी नदियां गंगा में मिल करके संगम बनाती हैं और बिहार के क्षेत्र को उपजाऊ क्षेत्र बनाती हैं। सबसे ज्यादा चावल पैदावार अगर बंगाल के बाद होती है कहीं, तो यूपी बिहार में ही होती है। क्यों? क्योंकि बिहार की मिट्टी उपजाऊ है, नदियां पहाड़ों से अवसाद लाती हैं और बिहार के मैदानों में उन्हें फैला देती हैं, जिससे बिहार की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, जिन्हें हम जलोढ़ मैदान कहते हैं, जिसमें चावल की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि जितना खूबसूरत बिहार का इतिहास है, उतना ही खूबसूरत बिहार का भूगोल भी है। इसके अलावा अगर बिहार के भूगोल में जलवायु की बात करें तो बड़ी सुंदर सी पुरवैया चलती है बिहार में, मजा आता है एकदम मस्त, एकदम जब मानसून आता है तो चारों तरफ लहलहाते हुए खेत अपने आप में एक बिहार की ज्योग्राफी की खूबसूरती बयां करते हैं। तो यहां पर बिहार जो है वाकई में उसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी चर्चा हम करते जा रहे हैं।
दूसरा हम बात करेंगे, यहां पे अगला है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से बिहार कैसे बदला। ज्यादातर लोग बिहार को गरीब देश मानते हैं कि बिहार गरीब राज्य मानते हैं कि बिहार, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पर जगह बहुत कम है। लोग बिहार के लोग बड़े मेहनती होते हैं, अपना जीवन यापन कैसे भी तरीके से वो कर लेंगे। कुल मिलाकर के उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। तो कौन कौन से ऐसे मूवमेंट रहे हैं, कौन कौन से ऐसे क्षण रहे हैं जिसमें लोगों ने अपना योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था में दिया है, तो हम इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। साथ के साथ यहां पर जो भी भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष है, उसके बारे में पढ़ना होगा। उसमें बिहार का रोल क्या है, कौन कौन से लोग बिहार के निकले, तो बताने की आपको आवश्यकता है नहीं कि बिहार में कौन कौन से देशभक्त थे, ये तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से। जिसमें मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसी मूवमेंट आई थी जिसमें सबसे पहले जो रेजिमेंट आया था मंगल पांडे का आया था, और वो बिहार के ही थे। ठीक है, उनकी वो धरती, क्योंकि वो पूरा बिहार हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिए जनरल मेंटल एबिलिटी थोड़ा सा पूछी जाती है ना, जिसमें तार्किक क्रिया जिसे हम कहते हैं, जिसे हम रीजनिंग का नाम देते हैं, तो थोड़ा बहुत ये पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये हमारा जो है बिहार का प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा टोटल 5 पेपर होते हैं मेंस में। ठीक है, 5 पेपर्स होते हैं मेंस में। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हो गया हिंदी हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, ऑप्शनल पेपर हो गया, ऐसे हो गया। मैं आपको बता दूं टोटल 3 पेपर जो हैं, ठीक है, टोटल 3 पेपर GS1, GS2 और एसए, केवल ये 300 नंबर के होते हैं, टोटल 900 नंबर के, और केवल इनके ही नंबर जुड़ते हैं, केवल इनके ही नंबर ऐड होते हैं। इस नंबर पर मेरिट बनती है टोटल। ठीक है, यानी कि 2 पेपर जनरल स्टडीज हिंदी, ये टोटल अधिकतम अंक 100 का होता है, और ऑप्शनल जो है ये भी अधिकतम 100 का होता है। एक और मजेदार बात बताता हूं आपको, ये जो है ये तो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो ऑप्शनल पेपर है ना, ये ऑब्जेक्टिव होता है सर, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि 100 क्वेश्चन, अपनी मर्जी से कुछ ऑप्शनल ले लीजिए, लेकिन हालांकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग ऑप्शनल बनाए गए हैं, कैटेगराइजेशन बनाया गया है, बट ऑप्शनल पेपर अगर बात करें तो ये 100 क्वेश्चन टोटल 100 नंबर का होता है टोटल। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, इसमें भी 100 नंबर, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप के। बाकी ये तीनों आप देखेंगे तो ये सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जिसमें GS1, 2 और एसए शामिल होता है। चलिए आगे देखते हैं मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो आपको पता है बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस है बीपीएससी का, वेल डिफाइंड सिलेबस, यानी कह सकते हैं एक नजर में आप पढ़ सकते हैं सिलेबस को और बहुत आसानी से अपनी परीक्षा को सुगम बना सकते हैं। जीएस पेपर 1 में आप देख सकते हैं यहां पर कितना प्यारा, कितना बढ़िया सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। जीएस पेपर 1 में इंडियन कल्चर, जिसमें बिहार की संस्कृति, साथ के साथ भारत की संस्कृति, इसमें भारतीय इतिहास, साथ के साथ बिहार का इतिहास और करंट अफेयर्स जीएस पेपर 1 में पूछे जा रहे हैं। जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जिसमें बिहार की इकोनॉमी और ज्योग्राफी शामिल होगी, और साइंस और टेक्नोलॉजी का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भारत पर और संपूर्ण विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है, जिसकी जानकारी। तो वेल डिफाइंड सिलेबस आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में निबंध, पर्यायवाची, अलंकार, विलोम, वर्तनी, तद्भव, तत्सम, लिंग, कारक इत्यादि पूछे जाते हैं, जिसे हम व्याकरण की संज्ञा देते हैं, इसे हम कहते हैं ये व्याकरण है। तो हिंदी के जो व्याकरण होते हैं वो पूछे जाते हैं। साथ के साथ जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं, वाक्य विन्यास और संक्षेपण यानी समराइजेशन जिसे कहते हैं, ये सारी चीजें ये हिंदी का सिलेबस है। तो वेल डिफाइंड सिलेबस है, सिलेबस बहुत टफ नहीं है, छोटा सिलेबस है, हमें तैयारी करने आना चाहिए। ठीक है, मैं अगर बात करूं ये सारे के सारे जितने भी सिलेबस हैं, हमारी चहल एकेडमी की जो वेबसाइट है, अगर आप उस पर विजिट करेंगे तो उसमें जो है सारे के सारे सिलेबस को बताया गया है। साथ के साथ चहल एकेडमी इतने बेहतरीन तरीके से इन कोर्सेज को लेकर के आया, जिसमें आप अपनी तैयारी को ना सिर्फ बहुत आसान बना सकते हैं, बल्कि कम टाइम में आप दुनिया भर की किताबों पर टिके रहने से अच्छा है एक जगह एक संयुक्त और एक कंबाइंड चीजें आपको मिल सकती हैं। तो अगर आप चहल एकेडमी के वेबसाइट पर देखेंगे तो वहां पर सारी चीजें आपको डिफाइन की गई हैं, तो किस प्रकार से हेल्प करती हैं चीजें, आपको किस प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस में हेल्प करेंगी। जैसे मैंने बताऊं आपको कि मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 1 है, ठीक है, मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 1 है, ठीक है। तो ये जो जीएस पेपर 1 है ना और जीएस पेपर 2 है, तो हम चहल एकेडमी क्या कर रही है, चहल एकेडमी ने इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को
पीवाईक्यूज के बेसिस पे सेट से लगा करके रखा है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें मटेरियल तो मिल जाता है लेकिन उन मटेरियल को पढ़ना कैसे है ये नहीं पता चल पाता, जिसकी वजह से समस्या क्या होती है कि आसान से आसान सवाल भी नहीं आते और इंसान प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन एस्पिरेंट्स जो होते हैं ज्यादातर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस की तरफ उनका दिमाग जाता ही नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि उनको कोई सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। इसीलिए चहल एकेडमी आपके लिए बेहतरीन कोर्सेस लेकर के आया है जिसमें आप ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को बहुत कम समय में और बेहतरीन दिशा की ओर लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम अगर सबसे पहले तो यहां पर इंटरव्यू स्टेज आएगा। इंटरव्यू स्टेज आपको पता है कि चहल एकेडमी इंटरव्यू स्टेज कंडक्ट करवा रही है पिछले 10 वर्षों से, विगत 10 वर्षों से चहल एकेडमी इंटरव्यू स्टेज कंडक्ट करवा रही है। इस इंटरव्यू स्टेज में चहल एकेडमी एक एक बारीकियों को पूछती है एस्पिरेंट से, और हम चाहे 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, 2023 की बात करें, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3 आपको जो है हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से ही मिलेंगे। तो ये अगर हम बात करें बीपीएससी की, तो बीपीएससी में टोटल 120 मार्क्स का इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसमें एक इंसान की कैपेबिलिटी, उसका कौशल, उसकी स्किल पूछी जाती है। तो ये हो गई हमारी टोटल स्टेजेस हो गई। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, ठीक है, जिसे हम एसडीएम कहते हैं, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उत्तर प्रदेश में एसडीएम, कहीं पे डिप्टी कलेक्टर बोला जाता है, कहीं पे एसडीएम बोला जाता है। इस तरीके से जो है अलग अलग पोस्ट है। उसके अलावा डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे हम कहते हैं डीएसपी, ठीक है, जिसे हम सर्किल ऑफिसर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं। इसके अलावा बिहार एजुकेशन सर्विस होती है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस होते हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं, प्लानिंग ऑफिसर्स होते हैं, जूनियर रजिस्ट्रार होते हैं, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर। ये जितनी भी पोस्ट आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी की सारी जो है बेहतरीन पोस्ट हैं, और ये सभी आप देख सकते हैं कि इस बार अगर 2000 प्लस पोस्ट आई है तो ये सारी पोस्ट देख लीजिएगा अपने आप में एक वैल्यू रखती हैं। इस बार सबसे बड़ा कंपटीशन आपके लिए है, तो बहुत बेहतरीन पोस्ट देता है बिहार। ठीक है, दूसरी बात एक बार और बता दूं आपको कि इन सभी पदों के लिए योग्यता, इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग डिसाइड की गई है हर पोस्ट के लिए। जैसे मैं बात करूं रजिस्ट्रार की, तो रजिस्ट्रार में क्या होता है, आपको एलएलबी करना जरूरी है, यानी कि आप स्नातक तो ऐसे होने चाहिए। इस पूरी परीक्षा के लिए स्नातक जरूरी होता है, ग्रेजुएशन जरूरी होता है, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट होती हैं जिनके लिए स्पेशल आपको कोई, लाइक किसी पोस्ट के लिए बीकॉम चाहिए, किसी पोस्ट के लिए बीएससी चाहिए, या किसी पोस्ट के लिए बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए, किसी पोस्ट के लिए एलएलबी या लॉ ग्रेजुएट चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये पोस्ट के बारे में बताई गई हैं। साथ के साथ अगर हम यहां पर बात करें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग, एक कोचिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कोचिंग सबसे पहले यहां पर आपकी पढ़ाई को बेहतरीन बनाता है, यानी कि एक बेहतर गाइड के रूप में कोचिंग सबसे पहले यहां पर आता है। सबसे पहला गाइड क्यों सर? सबसे बड़ी बात यह है, इंसान को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये पता है, यानी कि क्या और कितना, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये तो मान लो पता भी हो जाता है। समस्या क्या होती है ना, इंसान को कैसे पढ़ना है ये नहीं पता होता, कैसे पढ़ना है। कभी कभी तो ये भी नहीं पता होता कितना पढ़ना है। आपको किताब मिल गया एम लक्ष्मीकांत, आप पढ़ते जा रहे हो और पता चल रहा है कि 1 महीना बीत गया और अभी तक एम लक्ष्मीकांत नहीं खत्म हुआ। ये समस्या आपके साथ आती है, यानी ऐसी स्थिति में आप 2 महीने में एक विषय भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। ऐसी स्थिति में जब पूरा एग्जाम आ जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा मेरे तो 3-4 सब्जेक्ट ही पूरे हैं। लेकिन कोचिंग यहां पर आपके लिए एक पेनिसिया रामबाण का काम करती है, आपके लिए एक बेहतर मार्गदर्शक का काम करती है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोचिंग। दूसरा, आपके टाइम को बचाने में कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं अगर सबसे बड़ी बात करूं आपको तो इंडिया में जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप यूपीएससी ले लो या कोई भी स्टेट पीएससी ले लो, ये सभी टाइम टेकिंग है। 1 साल में इनकी पूरी प्रोसेस होती है। 1 साल का ये जो प्रोसेस है ना, इस 1 साल की जर्नी में आपको कंसिस्टेंसी कैसे बना करके रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ कोचिंग देगा आपको। ये पूछे क्यों? क्योंकि इसलिए जब आप अकेले तैयारी करते हो तो कभी आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, एक कंसिस्टेंसी जो कंटिन्यूटी है आपकी वो बिगड़ जाती है, और कंटिन्यूटी जब बिगड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पढ़ाई से, आप अपनी सक्सेस से 1-2 साल और पीछे चले जाते हो और आपके साथ चलने वाले लोग आगे निकल जाते हैं। तो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स। ये कुछ समस्याएं हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के माध्यम से ही संपन्न हो सकती है। तीसरा, अगर हम यहां पर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक, कोचिंग एक गाइड होने के साथ साथ एक मेंटोर का काम करती है। देयर इज अ डिफरेंट, यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि मेंटोर थोड़ा अलग है। ये चीज एक मेंटोर का काम करती है। मेंटोर मतलब कि
मेंटोर मतलब एक ऐसा मार्गदर्शक जो कि आपका तब तक साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपकी सफलता में बिल्कुल भी बाधक नहीं बनेंगी। अगर आप इन चीजों का अपने जीवन में उतार लोगे तो निश्चित रूप से आप जो है कहीं ना कहीं सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हो और इस बार हो रही बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के आप सदस्य बन सकते हो, चाहे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में हो या एसडीएम यानी डिप्टी कलेक्टर के रूप में हो। कहीं ना कहीं आप जो है कुछ ना कुछ पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। चहल एकेडमी जिस कोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, चहल एकेडमी बीपीएससी की पूरी तैयारी का एक पूरा का प्रोसेस लेकर के आया है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये पूरा पैकेज इसमें अवेलेबल है। साथ के साथ चहल एकेडमी की बीपीएससी की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस परीक्षा के इस अवसर का लुत्फ उठाइए और अपने आप को सफलता की ओर लेकर के जाइए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।